नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे दो ऐसे राज्यों की जहां चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सबसे निचली पायदान पर खड़ी है और इस चुनाव में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में वो लंबी और ऊंची छलांग लगाने वाली है। नीचे से ऊपर पहुंचने की कहानी। क्यों भाजपा निचली पायदान से ऊपर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, उसके कारण क्या है और क्यों अभी तक भाजपा को चुनावी सफलता नहीं मिलती रही है। चाहे वोट शेयर की बात करें, चाहे सीटों की बात करें, दोनों राज्यों में स्थिति वही थी। दोनों राज्यों में कई समानताएं हैं भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखें तो। दोनों राज्यों में भाजपा गठबंधन की राजनीति पर निर्भर थी, अपने गठबंधन के साथी पर निर्भर थी। ये निर्भरता उसके लिए एक तरह से नागपाश की तरह बन गई थी। उस नागपाश से मुक्ति मिली है गठबंधन तोड़कर। जी हाँ, गठबंधन तोड़कर। आमतौर पर होता यह है कि जो कमज़ोर पार्टी होती है किसी सूबे में, किसी राज्य में, वो उस प्रदेश की मजबूत पार्टी नंबर 1 या नंबर 2 की पार्टी से गठबंधन करके अपनी ताकत बढ़ाती है या अपने गठबंधन की ताकत बढ़ाती है। दोनों मिलकर जो है वोट एक दूसरे को अगर ट्रांसफ़र करा पाते हैं, केमिस्ट्री बन जाती है, तो दोनों का फायदा होता है, दोनों आगे बढ़ती हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उल्टा हो रहा था। गठबंधन की वजह से उसका विकास अवरुद्ध हो गया था, वह आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, अपने गठबंधन के साथी पर निर्भर थी और गठबंधन के साथी की जितनी नेगेटिविटी थी वो सब भाजपा के खाते में आ रही थी। तो दोनों राज्यों की बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। पंजाब सीमावर्ती राज्य है, आपको पता है, और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से शिरोमणि अकाली दल से समझौता था। समझौते के कारण जो है थोड़ी सीटें मिलती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लोकसभा की सीटें और 17 या 23 अलग अलग समय पर अलग अलग था। 17 या 23 जो है, एक समय 23 सीटें विधानसभा की मिलती थी, फिर 17 मिलने लगी। तो इससे ज़्यादा ग्रोथ की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इससे ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार ही नहीं खड़े करेंगे आप, तो कार्यकर्ता कैसे बनेंगे, संगठन कैसे बनेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए इन दोनों राज्यों में, दूसरे राज्य की अभी बात नहीं की, दूसरे राज्य पर आऊँगा तो बताऊँगा, दोनों राज्यों में ग्रोथ जो है वो एक तरह से उसकी एक सीमा बन गई थी कि इससे आगे वो जा ही नहीं सकती, चाहे भी तो चाहे जितनी ताकत लगा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2 चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 2014 और 2019 में दिखाई दी, लेकिन इन दोनों राज्यों में दिखाई नहीं दी। अब पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल ये थी कि वो हिंदू पार्टी के रूप में उसकी पहचान है, लेकिन अकाली दल से समझौता होने के कारण, गठबंधन होने के कारण हिंदू उसको वोट नहीं देते थे। तो पंजाब में हिंदू वोट कांग्रेस पार्टी को जाता था और अकाली दल के साथ होने के बावजूद सिख चूंकि उसे हिंदू पार्टी मानते थे तो सिख उसे वोट नहीं देते थे, तो दोनों जहां से जाती थी। न सिख वोट मिलते थे उसको, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में जहां सिख वोटों की बहुतायत है, और न ही शहरों में हिंदू वोट मिलते थे जो कांग्रेस को चले जाते थे। तो दोनों तरह से भारतीय जनता पार्टी घाटे में थी, लेकिन ये गठबंधन तोड़ नहीं पा रही थी। प्रकाश सिंह बादल से भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेतृत्व के बहुत अच्छे संबंध थे, जो केमिस्ट्री थी उसके कारण उस लिहाज में ये सब गठबंधन बना हुआ था। लेकिन पिछला जो तथाकथित किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद सुखबीर बादल ने अपनी तरफ से, अकाली दल ने गठबंधन तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से ये गुड रिडेंस थी कि छुटकारा मिल गया अकाली दल से। फिर गठबंधन की बात हो रही थी 2024 के लिए, लेकिन राज्य इकाई इसके लिए तैयार नहीं थी और केंद्रीय नेतृत्व आखिरकार इसके लिए मान गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से लाकर सुनील जाखड़ को, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको लाकर अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस से आने और एक हिंदू नेता की छवि के कारण सुनील जाखड़ के आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। एक संदेश हिंदू वोटरों में भेजा कि हम अब आपकी चिंता करने को तैयार हैं, हम आपका वोट पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके योग्य अपने को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संदेश का पूरा असर होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा था। विधानसभा में चुनाव में तो दिखाई नहीं दिया। कारण उसका ये था कि अकाली दल से संबंध टूटा नहीं था। अकाली दल से संबंध तोड़कर भाजपा ने वो जो संदेश दिया था सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, उसको और पुख्ता किया। तो अकाली दल से मुक्ति पाते ही
हिंदुओं का रुख भाजपा की ओर मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो चुनाव में पता चलेगा कि कितना आया, कितना वोट मिलता है, कितनी सीट मिलती है, वो बाद की बात है, उसकी बात अभी नहीं करते हैं। अभी बात करते हैं कि इस गठबंधन का फायदा क्या। अब दूसरा फायदा, कैप्टन अमरिंदर सिंह को भाजपा में लाकर पार्टी ने सिखों के बीच संदेश दिया कि हम हिंदू सिख एकता के पक्षधर हैं, हमें दोनों का वोट चाहिए, हम दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पिछले 10 साल में सिखों के लिए जितना कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उसका संदेश तो जा रहा था, लेकिन उसका कोई चुनावी फायदा या राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा था। एक सिंपैथी और एक सम्मान का भाव प्रधानमंत्री के प्रति सिखों के मन में ज़रूर है, लेकिन उसका फायदा उसको राजनीतिक रूप से नहीं मिल रहा था। उसका बड़ा कारण फिर अकाली दल था। तो अकाली दल की छवि ऐसी हो गई है कि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन गया था। उससे भारतीय जनता पार्टी ने मुक्ति पा ली है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सिख नेता नहीं है। सिख नेता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रवनीत सिंह बिट्टू, जो सरदार बेअंत सिंह के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उनके पोते हैं, उनको पार्टी में ले आई। अभी लुधियाना से वो सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से जीते थे और राहुल गांधी के करीबी लोगों में माने जाते हैं, युवा हैं, साफ सुथरी छवि के हैं। इस स्तर का, इस कद का, इस आयु का कोई नेता, सिख नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। रवनीत सिंह बिट्टू के आने से वो कमी पूरी हुई है। तो हिंदू सिख एकता का संदेश और हिंदुओं को ये संदेश कि हमने अकाली दल से मुक्ति पा ली है, इन दोनों का मिला जुला असर ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दो बातें और हो रही हैं पंजाब में। एक, कांग्रेस का घर बिखरता जा रहा है लगातार, कांग्रेस से लोग निकल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पुरानी कांग्रेस आज की नई भाजपा नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि वो पंजाब में लंबे समय तक इंतज़ार करने की बजाय इनऑर्गेनिक ग्रोथ के जरिए आगे बढ़ेगी, और उसका फ़ायदा होता हुआ उसको दिखाई दे रहा है। दूसरा फैक्टर ये हुआ कि आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है आम आदमी पार्टी, लेकिन उसका एकमात्र सिटिंग सांसद रिंकू, उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है एक दृष्टि से देखें तो, एक सांसद या एक नेता के आ जाने से, लेकिन ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जो है फायदा है भारतीय जनता पार्टी को कि प्रदेश की नंबर 1 पार्टी का सिटिंग एमपी प्रदेश की सबसे निचले पायदान पर खड़ी पार्टी में आने के लिए तैयार है। ये हवा के बदलते रुख का संकेत है। ये संकेत बता रहा है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी लंबी और ऊंची छलांग लगाने वाली है। वो निचले पायदान से ऊपर पहुंच सकती है अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में नंबर 1 की पार्टी बन जाए, वोट शेयर और सीट दोनों के लिहाज से कह रहा हूं, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऐसा हो पाएगा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, ज़मीन पर उसका कितना असर होगा, वोट में कितना बदलेगा, लेकिन माहौल उसके लिए तैयार है, उसके लिए पूरा वातावरण बना हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव को कितना उठा पाती है, संगठन को कितना उठा पाती है, जो नए लोग आते हैं उनकी और पुराना जो संगठन है पार्टी का उसकी केमिस्ट्री कैसी बनती है, और प्रधानमंत्री की अपील का कितना असर होता है, ये सब मिलाकर तय करेंगे कि भाजपा की छलांग कितनी लंबी और कितनी ऊंची होगी। अब दूसरे राज्य की बात कर लें। दूसरा राज्य है सुदूर दक्षिण का तमिलनाडु। तमिलनाडु में भाजपा एक तरह से ज़ीरो है। अन्ना द्रमुक से और कभी द्रमुक से समझौता हो गया तो 1-2 सीटें मिल गई, मैक्सिमम 2 या 3 सीटें मिल चुकी हैं अब तक पिछले 75 साल में। और भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक तरह से केवल जो है मौजूद है, पार्टी होने के नाते मौजूद है, उसके अलावा उसकी कोई उपस्थिति तमिलनाडु में थी नहीं। लेकिन पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री ने लगातार और पिछले 5 साल से जिस तरह से तमिलनाडु पर ध्यान दिया है, तमिलनाडु की भाषा, संस्कृति, सेंगोल की स्थापना संसद के नए भवन में, उसके अलावा तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में केंद्र की जिस तरह से हिस्सेदारी, जिस तरह से योगदान बढ़ा है, उन सब को देखते हुए तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण बढ़ा है। दूसरा कारण ये भी है कि तमिलनाडु के लोग द्रविड़ राजनीति से धीरे धीरे उबरने लगे हैं। वही द्रमुक, वही अन्ना द्रमुक, उसके अलावा कोई विकल्प
उनको मिल नहीं रहा था। एक विकल्प की तलाश थी लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कांग्रेस पार्टी कभी अन्ना द्रमुक कभी द्रमुक की पिछलग्गू बनी रही। उसने 1967 के बाद कोई चुनाव जीता नहीं है, बल्कि कहें कि 1962 में चुनाव आखिरी जीती थी, 67 में हारी। उसके बाद से वो अपने दम पर कभी तमिलनाडु की सत्ता में लौटकर नहीं आ पाई। गठबंधन की राजनीति में गठबंधन के जरिए जरूर सरकार में शामिल रही, लेकिन उसके अलावा वो कोई अपनी बड़ी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई। तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां वहाँ एक तरह से हाशिए की पार्टियां हैं तमिलनाडु में। लेकिन इस बार स्थिति बदल रही है। देखिए, इस समय जो राजनीति बन गई है उसमें प्रदेश का नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर प्रदेश में आपके पास लोकप्रिय और जनाधार वाला नेतृत्व नहीं है, प्रभावी नेतृत्व नहीं है, तो आपकी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी स्थान हो, आपको प्रदेश में बढ़ने में दिक्कत होती है। सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी के उसे तमिलनाडु में एक बहुत ही योग्य नेता मिल गया है के अन्नामलाई के रूप में, जो लोकप्रिय भी हैं, युवा भी हैं। आईपीएस ऑफिसर थे, कर्नाटक कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे, नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, अभी बहुत युवा हैं और संगठन में बेहद लोकप्रिय हैं, जनता के युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं। अभी प्रधानमंत्री ने 2-3 दिन पहले उनकी बड़ी प्रशंसा की और उनकी जो यात्रा थी, पदयात्रा उन्होंने जो की, उस दौरान जो भीड़ जुटी, जिस तरह से समर्थन मिला लोगों को, उसको देखकर हवा का रुख पता चलता है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण लोगों का बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी इस बार उसने जो गठबंधन किए हैं वो बड़ी पार्टी से नहीं की। यहाँ भी अन्ना द्रमुक के नागपाश से वो मुक्त हो गई है, गठबंधन तोड़ दिया। हालांकि अन्ना द्रमुक से गठबंधन हो ये राष्ट्रीय नेतृत्व में कुछ लोग चाहते थे, लेकिन स्थानीय इकाई इसके बिल्कुल खिलाफ थी। अन्ना द्रमुक की शर्त ये थी कि के अन्नामलाई को आप प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दीजिए तो गठबंधन हो जाएगा। भाजपा ने मना कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ है कि अन्ना द्रमुक से मुक्ति मिल गई है। अन्ना द्रमुक का जो बैगेज था करप्शन का, मैल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सब छूट गया है, भारतीय जनता पार्टी के कंधे से उतर गया है। इसलिए तमिलनाडु में एक नई शक्ति के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर रही है। अलग अलग सर्वेक्षणों के अनुसार उसे 20 से 25% वोट मिल सकता है इस चुनाव में, और कुछ सीटें भी मिल सकती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस चुनाव में तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी के रूप में स्थापित होने की ओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। वहाँ 19 अप्रैल को मतदान होना है, एक फेज़ में, एक ही चरण में पूरे प्रदेश में मतदान होना है। इसलिए 19 अप्रैल तक तमिलनाडु में किस पार्टी की क्या स्थिति होगी ये तय हो जाएगा। प्रधानमंत्री के लगातार दौरे हो रहे हैं, उनके दौरों में जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है वो बता रहा है कि हवा का रुख बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने अपना पहला इंटरव्यू इस लोकसभा चुनाव के लिए देने के लिए तमिलनाडु के टीवी चैनल थांती को चुना, उसको इंटरव्यू दिया और उसके जरिए तमिल संस्कृति, तमिल भाषा और तमिल लोगों के प्रति अपना जो प्रेम है वो जिस तरह से उन्होंने व्यक्त किया, उसका भी असर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो गठबंधन किया है वो छोटे छोटे सामाजिक समूहों वाले दलों से किया है, जिससे उसका सामाजिक आधार बढ़े। भौगोलिक आधार तो तमिलनाडु में बढ़े ही, लेकिन सामाजिक आधार बढ़े जो वोट में कन्वर्ट हो। और के अन्नामलाई के रूप में उसे जो स्थानीय नेतृत्व मिला है, राज्य का नेतृत्व मिला है, वो इसको बांधने में सक्षम है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति तमिलनाडु में दिख रही है, मुझे लग रहा है कि कर्नाटक के बाद दक्षिण भारत में तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रभावशाली प्रदेश होने जा रहा है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक के बाद सबसे ज़्यादा सीटें और सबसे ज़्यादा वोट शेयर मिलने वाला है। तो ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित रूप से बड़ी सफलता हासिल करने जा रही है। चुनाव शुरू होने से पहले इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े से बड़ा उसका समर्थक भी कोई उम्मीद नहीं करता था। सब लोग ये मानते थे कि थोड़ा बहुत वोट प्रतिशत
बढ़ जाएगा। अगले चुनाव तक, या मतलब जब 2026 में विधानसभा के चुनाव होंगे तब थोड़ी स्थिति बेहतर होगी, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन 2024 में ये परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, इसकी कम लोगों को उम्मीद होगी। सबसे ज़्यादा पछतावा अगर होगा इन दोनों राज्यों में तो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को और तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक को। दोनों को इस बात पर चुनाव नतीजे आने के बाद अफसोस होगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन क्यों तोड़ा, और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को ये समझ में आएगा कि ज़मीनी हकीकत जो है वो राज्य की इकाई के नेताओं को ज़्यादा समझ में आती है। गठबंधन करना है या नहीं, ये फैसला राज्य इकाई के अनुसार ही करना चाहिए। तो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने 2 राज्यों में गठबंधन तोड़ा और 1 में नहीं करने का फैसला किया। पंजाब और तमिलनाडु में गठबंधन तोड़ा और उड़ीसा में गठबंधन नहीं करने का फैसला किया। इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं, परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं, ये अभी से दिखाई दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।